वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया है। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन ने भरपूर मदद की। अमेरिका से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम का कहना था कि आलमी इदारों ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान अब तरक्की की राह पर गामजन है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वजीर आजम का कहना था कि 9 मई का वाक़या नाकाबिले माफी है। इसमें मुलविस अफराद को तभी माफी मिलेगी जब वो दिल से माफी मांगेंगे। सोशल मीडिया और फौज और शोहदा को गालियां देने वालों के होते हुए हमें दुश्मन की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर की तरफ से दिए गए शाये के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन से मुलाकात मेरी मुख्तसर हुई लेकिन इंतहाई पुरजोश और खुशगवार रही, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत भी हुई। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपनी पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि हमने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और आबो हवा से मुतल्लिक इकदाम समेत कलीदी शोबों में ताउन बढ़ाने की अपनी मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा किया है। वजीर आला KPK अलीमीन गंडापुर का कहना है कि अगर अब कोई गोली बरसाएगा तो इस पर गोली चलाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां मारेंगे। बरहान से वापसी के बाद वीडियो पैगाम में वजीर आला KPK अलीमीन गंडापुर ने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। आज बाकायदा इनकलाब का ऐलान करता हूँ। वजीर आला KPK ने कहा कि इस मुल्क में हम पर गोलियां बरसाई गई हैं। 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई। शेलिंग करके 50 से ज्यादा हमारे कारकुन जख्मी हैं। पंजाब के एंट्री से शुरू होकर हर 3 किलोमीटर पर गोलियां बरसाते रहे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि किसी को अंदाजा ही नहीं कि आईनी अदालतों की हदूद क्या होगी। ये तरमीम इसलिए लाना चाहते हैं कि एक शख्स चीफ जस्टिस न बन सके। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि किसी सेंटर्स ने आईनी तरमीम नहीं देखी। जो तरमीम करना चाहते हैं वो अवाम के सामने रखें। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पढ़े बगैर कानून पास होते हैं। इन्होंने कहा कि किसी को अंदाजा ही नहीं कि आईनी कोर्ट्स की हदूद क्या होती है। तरमीम इसलिए लाना चाहते हैं कि एक शख्स चीफ जस्टिस न बन सके। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने अक्टूबर में आईनी तरमीम दोबारा लाने का ऐलान कर दिया। एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए इरफान सदीकी का कहना था कि अगले माह के पहले या दूसरे हफ्ते में आईनी तरमीम दोबारा लाएंगे। इन्होंने कहा कि PTI का कोई एहतजाज पुरअमन नहीं होता। जमहूरी एहतजाज करने वालों के सामने रुकावटें नहीं आती, लेकिन PTI का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। PTI ने 25 मई 2022 को D चौक में कई दरग जला दिए थे। चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से सवाल पर नून लीगी रहनुमा ने कहा कि मौजूदा कानून के मुताबिक ही चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में मुसल्लह अफराद 20 से जायद मजदूरों को अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक मूसा खेल में मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहराह पर गैस कंपनी के कैंप पर फायरिंग की और इसके बाद 20 से जायद मजदूरों को अगवा करके साथ ले गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़ये से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंचकोर में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक पंचकोर में कालादम BLA के दहशतगर्दों ने एक और बुज़दिलाना हरकत की है। घर में घुसकर फायरिंग करके 7 बेगुनाह मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जहां तमाम अफराद का ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक सरजमीन से हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। बलोचिस्तान हुकूमत ने दहशत गर्दों से चुन चुन कर बदला लेने का ऐलान कर दिया। इनकम टैक्स को शुमारे जमा कराने की पीर को आखिरी तारीख है, जबकि वेबसाइट तक रसाई में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़राए का कहना है कि वेबसाइट की तकनीकी मसाइल के अजाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। यकीनी बनाएंगे कि कोई शहरी टैक्स रिटर्न जमा कराने से महरूम न रहे। FBR के मुताबिक टैक्स को शवारे जमा कराने के लिए FBR के दफातर इतवार को भी खुले रहेंगे। वाज़ेह रहे कि FBR ने टैक्स को शवारे जमा कराने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया है, जिसमें तोसी नहीं की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। लबनान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल 0.94% महंगा हो गया, जिससे ब्रेनेट ऑयल की कीमत $72.20 फी बैरल तक पहुंच गई। आने वाले दिनों में आलमी सतह पर तेल की सप्लाई लाइन में तातुल और इसराइली हमले के बाद इलाकाई शिपिंग लाइंस मुतासिर होने का खदशा भी पैदा हो गया। माहिरीन का कहना है कि लबनान पर मजीद हमलों की सूरत में ऑयल ट्रांसपोर्ट मुतासिर हो सकती है। लबनान की मज़ामती तहरीक हिज़बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गैर मुल्की रहनुमाओं ने गहरे दुख का इजहार किया।
جمعے کے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حزب اللہ سربراہ نصر اللہ شہید ہوئے۔ ہفتہ کو حزب اللہ نے سربراہ کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ غزہ اور فلسطین کی حمایت، لبنان کے دفاع کے لیے اپنا جہاد جاری رکھیں گے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت عراقی رہنما آیت اللہ سستانی اور مقتدی الصدر نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق عراق میں 3 روزہ اور ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ شام میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے بعد زوردار دھماکہ بھی سنا گیا۔ ایرانی میڈیا کا بتانا ہے کہ شام میں ڈرون حملہ کو نیکو آئل فیلڈ میں قائم امریکی فوجی اڈے پر کیا گیا۔ ڈرون حملے سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجی نے لبنان پر حملے مسلسل جاری رکھے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 33 لبنانی شہری اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو حملہ کرنے کی صورت میں جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ حسن نصر اللہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بنانے کے لیے ضروری تھا۔ حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھی اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ بے شمار اسرائیلیوں اور سینکڑوں امریکی شہریوں کا قاتل حسن نصر اللہ سے بدلہ لے لیا گیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جو آپ کو مارنے کھڑا ہو، پہل کر کے اسے مار دینا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ کے پورے خطے نے اسرائیل کی طاقت تسلیم کر لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران خبردار رہے، اسرائیل پر حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حسن نصر اللہ کی موت کو ایک تاریخی موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے انگنت اسرائیلیوں اور بہت سے غیر ملکی شہریوں کی موت کی ذمہ داریوں سے بدلہ لے لیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ میں نے اس حملے کی ہدایت دی تھی جس میں حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ دنوں میں حزب اللہ پر جاری حملے کافی نہیں تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کے مقاصد کے حصول کے لیے حسن نصر اللہ کو ختم کرنا ضروری تھا۔ ہم اپنے دشمنوں پر حملے جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اب رخ کرتے ہیں علاقائی خبروں کا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کے پی ٹی سپورٹس کمپلیکس میں رسا کشی کے مقابلے منعقد ہوئے۔ کے پی ٹی سپورٹس کمپلیکس میں ٹگ آف وار چیمپئن شپ کے مقابلے ہوئے۔ مقابلوں میں سکولز اور کالجز کے 60 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کا یہ اچھا اقدام ہے، اس طرح کی سرگرمیاں متواتر ہونی چاہیے۔ انجمن فلاح و بہبود برائے خواتین کے چیئرپرسن بابرہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ والدین کو اپنے بچے اور بچیوں کو گراؤنڈ میں لانا چاہیے تاکہ صحت مند معاشرہ تشکیل کیا جا سکے۔ ٹگ آف وار مقابلوں میں اسکول کالجز کے طلباء نے ایونٹ خوشائن قرار دیا۔ انور حسین ناریجو تھانہ بن قاسم تھانے کی حدود میں منشیات اڈے سرعام چلنے لگے۔ یو سی پیپر کے علاقے رفیع کالونی میں گٹکا اور دیگر منشیات سرعام فروخت ہونے لگے۔ منشیات اور شراب کی وجہ سے علاقے میں جرائم میں اضافہ ہو گیا۔ نشے میں دھت ملزمان فیملیز اور شہریوں سے بدتمیزی کرنے لگے۔ بن قاسم پولیس کارروائی کرنے سے قاصر۔ اس سلسلے میں علاقہ مکینوں نے بتایا کہ علاقے میں گٹکا، آئسر، شراب، منشیات کی سرپرستی فاروق کوٹ، رفیق کوٹ، راجو، وکی لاؤتی، قاسم رمش اور دیگر جرائم پیشہ عناصر جگہ جگہ پر پوری گلی میں سرعام منشیات فروخت کرنے لگے۔ ڈی پی او قصور مصطفیٰ آباد کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان سکھیرا نے کچہری میں آنے والے سائلین کے مسائل سنے اور ان کو فوری طور پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ جناب سی ایم صاحبہ پنجاب اور آئی جی صاحب کے احکامات کی روشنی میں میں بطور ڈی پی او قصور اس وقت تھانہ مصطفیٰ آباد کی حد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایس ڈی پی او صدر اور ایس ایچ او مصطفیٰ آباد بھی موجود ہیں۔ آج کھلی کچہری کے اندر کثیر تعداد میں کمپلیننٹس آئے جن کی بات سنی گئی اور ان کو موقع پہ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کھلی کچہریوں کا کہ ہم افسران جو عوام ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے علاقوں میں جائیں، ان کے مسائل کو سنیں اور اس ایریا کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں مدد ملے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ان کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ حل کر سکیں۔ شیخو پورہ میں محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے لوگوں میں خاندانی منصوبہ بندی کا شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک مدثر کی اس رپورٹ میں۔ عالمی دن برائے مانع حمل ادویات 23 تا 28 ستمبر آگاہی واک محکمہ بہبود آبادی ضلع شیخو پورہ کی جانب سے انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر محبوب عالم ڈوگر، ڈسٹرکٹ آفیسر محکمہ بہبود آبادی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر آصم نواز چیمہ اور ڈسٹرکٹ ڈیموگرافر سیما شکور سمیت ضلع بھر سے لوگوں نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محبوب عالم ڈوگر، آصم نواز چیمہ اور سیما شکور کا کہنا تھا کہ آج کے دن کو منانے کا مقصد پاکستان میں بڑھتی ہوئی تیزی سے آبادی کو مانع حمل ادویات کے استعمال سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ماؤں کی صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ کر کے ان کی بہتر پرورش کی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ لبنان
की मज़ामती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के इक़्तिदाम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। अब गजा और लबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह के इसराइली हमले में शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार देते हुए कहा कि अमरीका हिज़्बुल्लाह, हमास और ईरानी हमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ इसराइल की दफा के हक की मुकम्मल हमायत करता है। जो बाइडन ने कहा कि हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हो गया। अब गजा और लबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 से बराबर था। बांग्लादेश ने पेनल्टी शॉट आउट पर मुकाबला 4-2 से जीतकर फाइनल में जगह बना ली। भूटान में जारी इंटर 17 सॉफ्ट फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने पहले हाफ में बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से शहाब अहमद ने मैच के 32वें मिनट में गोल किया। दूसरे हाफ में ग्रीन शर्ट्स ने बेहतरीन खेल पेश किया और 62वें मिनट में अब्दुर्रहमान ने पेनल्टी पर दूसरा गोल कर दिया। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश ने शानदार कमबैक किया और मुकर्ररा वक्त से कबल मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया। कौमी क्रिकेटर्स को फिटनेस टेस्ट पास करने का एक और मौका मिला है। जराये के मुताबिक जिन कौमी क्रिकेटर्स के पहले टेस्ट ना हो सके या टेस्ट क्लियर ना कर पाए, इन क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 30 सितंबर को होंगे। पीसीबी की जानिब से खिलाड़ियों को 2 किलोमीटर रन में बेहतरी लाने का टास्क दिया गया है। जराये के मुताबिक इस मरहले में 8 से 10 कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। इन क्रिकेटर्स में कुछ खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट नहीं हो सके थे, जबकि ज्यादातर क्रिकेटर्स वो हैं जो फिटनेस टेस्ट क्लियर ना कर सके और कुछ बॉर्डर लाइन पर थे। पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश खिलाड़ी मोहम्मद आसिम खान ने अमेरिका में होने वाले शॉर्टेस्टविल ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। यह आसिम खान के कैरियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में होने वाले इवेंट के फाइनल में आसिम खान ने टॉप सीड इंग्लैंड के नॉकवॉल को 65 मिनट में जारी रखने वाले सख्त मुकाबले में 1-3 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहला गेम 12-14 से गंवाया, लेकिन इसके बाद जबरदस्त कमबैक करते हुए अगले 3 गेम्स 10-12, 5-11 और 6-11 से जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के विमेन क्रिकेट टीमों में दुबई में आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में मध्य मुकाबिल थी, जहां ग्रीन शर्ट्स को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए, जबकि स्कॉटलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में मतलूबा हदफ पूरा कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।